अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू की 12वीं जमात की नई किताब गुलजार उर्दू का सबक है सहर होने तक वजाहत पढ़ेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज को समझेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली हैं और इनकी किताब सहर होने तक से ये सबक माखूज़ है। तारुफ़ मुसन्निफ़ फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली बेहतरीन शायर और नावल निगार थे। आप 4 नवंबर 1906 को उत्तर प्रदेश इंडिया में पैदा हुए। इलाहाबाद और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। बंगाल में कई अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। तकसीम के बाद पाकिस्तान चले गए और हुकूमत मशरक़ी पाकिस्तान में सेक्रेटरी महकमा तालीमात के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दीं। कुछ अरसे तक वजारत उमूर कश्मीर के सेक्रेटरी भी रहे। 1951 यानी 1951 में अमरीकी हुकूमत की दावत पर अमरीका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मेहमान लेक्चरर के तौर पर लेक्चर दिए। फ़ज़ली ने नज़्म और नस्र दोनों सूरतों में अहम कारनामे अंजाम दिए। इनके शेरी मजमूए नग़्मा-ए ज़िंदगी, चश्मे ग़ज़ाल के नाम से शाया हुए। फ़ज़ली की शायरी क्लासिकी रचाव के साथ नए समाजी शऊर में भी हम आहंग नज़र आती है। इन्होंने बड़ी मिक़दार में कौमी और मिली मौज़ूआत पर नज़्में भी कहीं। खूने जिगर होने तक और सहर होने तक इनके नावल हैं। ये नावल भी फ़ज़ली के एक बेदार तख्लीकी ज़हन का पता देते हैं। मुलाज़मत से सुबुकदोश होने के बाद फ़ज़ली ने कराची में रहकर कई फ़िल्में भी बनाईं। 17 दिसंबर 1981 यानी 1981 को कराची में इंतकाल हुआ। सहर होने तक आज कलकत्ता रंग नूर में डूबा हुआ था। रंग न महज रंग बरंगी झंडियों और फूलों का जिनसे कूचा व बाज़ार सजे थे। कूचा व बाज़ार कहते हैं गलियां और कोना कोना, बल्कि मर्दों औरतों के लिबास का भी। नूर न महज धुली धुलाई फ़िज़ा से सूरज की किरणों की सूरत में आसमान से बरस रहा था, बल्कि मुसलमानों के दिलों से भी उमट कर उनके चेहरों से चमक रहा था। उमट कर यानी खुशी से बाहर निकलना, या खुशी से उनके चेहरों की खुशी से अंदाज़ा होता है कि उनको कितनी खुशी थी। जिस तरह बंगाल की फ़िज़ा पर सब्ज़े की बोहतात की वजह से सब्ज़ रंग का गलबा था, जो हर तरफ हरियाली थी, हरे रंग के परचमों की बहार थी, उसकी वजह से सब्ज़ रंग का गलबा था, गालिब आया हुआ था सब्ज़ रंग, हर तरफ सब्ज़ रंग फैला हुआ था। इसी तरह आज की रंगारंगी पर भी सब्ज़ रंग ही गालिब था, यानी हर तरफ सब्ज़ रंग छाया हुआ था, हरा रंग छाया हुआ था। हर तरफ मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे इस कसरत से उड़ रहे थे कि मालूम होता था जैसे कुदरत भी दरख्तों की शक्ल में मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे ही उड़ा रही है। होड़ा स्टेशन और वो मुअल्लक़ पुल, मुअल्लक़ कहते हैं लटका हुआ, ऐसा ब्रिज जो बीच में लटका हुआ हो, जो होड़ा ब्रिज के नाम से मशहूर ज़माना था। ख़ास तौर पे उस रंगो नूर में गर्क थे। गर्क मतलब उसमें छाए हुए थे, गुम थे, उसमें खो गए थे। भीड़ का ये आलम कि बकौल शख्सी अगर थाली फेंक दी जाए तो इंसानों के सरों ही पर मीलों नाचती चली जाए, ज़मीन पर उतरने का नाम न ले। बूढ़े जवान बच्चे मर्द औरत न महज कलकत्ते के गोशे गोशे से, बल्कि बंगाल, बिहार, यूपी से भी उमड़ आए। और क्यों ना आते, आज उनके महबूब कायदे आज़म जो आ रहे थे। मुसलमान तो जोश अक़ीदत व मोहब्बत में आए थे, मगर दूसरी कौमों के लोग हिंदू, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, अंग्रेज़, अमरीकन भी कसीर तादाद में तमाशा देखने या तस्वीरें खींचने के लिए मौजूद थे। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स वर्दियाँ पहने मजमे को मुनज़्ज़म करने में लगे हुए थे। मुस्लिम लीग के जो गार्ड्स थे वो अपनी वर्दियाँ पहने हुए उस पूरे इज्तिमा को, उस पूरे मजमे को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। इन मुनज़्ज़म करने वालों में मुखलिस पेश था। बावजूद कोशिश के नाज़िश उसके साथ साथ रहकर काम न कर सकी थी। इसे लड़कियों के गिरोह में शामिल होना पड़ा था। तस्नीम को मुस्लिम लीग कौंसिल के रुकन की हैसियत से अहमियत हासिल थी। वो स्टेशन पर इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे और उनकी बदौलत वहाँ इरफान, मुल्ला और शमसुद्दीन भी पहुँच गए थे। इस सबक के मुसन्निफ़ फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली साहब ने ये कैरेक्टर्स या किरदार अपने नावल में लिखे हैं, जिनके इसमें तज़किरे किए गए हैं। मजमे में एक तरफ लैला भी मौजूद थी,
وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی اور جو آتا اسے بھیجتی جاتی۔ لتا بھی گھوم پھر کے آئی اور اس خیال سے کہ بھیڑ کا دھکا اسے دور نہ پھینک دے، لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ چھوتے ہی اس نے کہا، باس، آپ کا بدن تو گرم ہے، بخار لگتا ہے۔ لیلا، کوئی بات نہیں، تم ہوڑا برج کے قریب سے قریب پہنچ جاؤ تاکہ جب جلوس پل پار کر کے آئے تو اسے قریب سے دیکھ سکو۔ پل پار کرنا یعنی پل کراس کرنا۔ وہ جو حکم کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زمین و آسمان کے دل اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہل گئے۔ یہ شور ریل کے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی اٹھا اور میلوں تک اٹھتا چلا گیا۔ کوئی اور اونچی جگہ نہ پا کر ایک گھوڑا گاڑی کی چھت پر مسٹر اسمتھ کھڑے تصویریں لے رہے تھے۔ اسی طرح اور گھوڑا گاڑیوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے، مقامی بھی بیرونی ممالک کے تھے۔ انہی میں مسٹر ریمزے بھی تھے، جنہیں گھوڑا گاڑیاں میسر نہ آ سکیں، وہ موٹروں کی ہی چھتوں کو نوازنے پر مجبور ہوئے تھے۔ قائد اعظم کے آنے نے غریب گھوڑا گاڑی کے دن پھیر دیے تھے اور اسے یکایک موٹر سے زیادہ اہمیت بخش دی تھی۔ آخر ان کی تحریک پاکستان نے بھی تو غریب عوام کو امیر امراء سے زیادہ اہم بنا دیا تھا۔ ریمزے نے پہل قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں سنا تھا۔ اس وقت اس نام کو چنداں اہمیت نہ دی تھی، یعنی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی انہوں نے۔ اس کے دل میں شبہ تھا، مطلب یہ شک تھا کہ شاید ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو الجھانے کے لیے مسلمانوں کا سوال کھڑا کیا گیا، اور جو بات وہ اتنے دنوں سے اپنے ملک امریکہ میں سنتا چلا آیا تھا وہی صحیح ہو، یعنی ہندوستان کا صرف ایک مسلمہ لیڈر گاندھی ہے جس کے پیچھے سارا ملک ہے۔ اس نے بعد میں بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر وقتاً فوقتاً سنا تھا، یعنی بعد میں بھی کئی دفعہ اس نے کئی لوگوں سے یہ ذکر سنا، مگر اس کا شبہ دور نہ ہوا تھا۔ اب جو اس نے یہ عظیم و شان مجمع اور یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ کچھ چکرا سا گیا۔ واقعی اس ملک میں مسلمان اپنے کو ہندوؤں سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں اور ان کا لیڈر گاندھی نہیں بلکہ جناح ہے جسے وہ قائد اعظم کہتے ہیں، پھر تو معاملہ واقعی ٹیڑھا ہے۔ کچھ یوپی بہار کے ہندو مزدور بھی تماشائیوں میں تھے۔ ان کے گروہ میں، جیسا کہ عام طور سے ہر گروہ میں ہوا کرتا ہے، ایک بقرات قسم کا شخص تھا، ایک ایسا شخص جو فلسفی ہو، فلسفہ رکھتا ہو، ایک علیحدہ ہی سوچ رکھتا ہو، جو اپنے ساتھیوں کے معلومات میں قیمتی اضافہ کرنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ وہ بات بات پر اپنے ساتھیوں کو دیہاتی زبان میں معلومات آفرین باتیں بتاتا جاتا تھا، یعنی وہ ان کو مختلف قسم کی انفارمیشن دے رہا تھا، اور ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کا مطلب ہے حیرت، حیرانگی، پریشانی کا وہ عالم تھا جسے اس کی ہمدانی پر آفرین کہہ رہے ہوں۔ یہاں ہمدانی سے مراد اس کی معلومات یا اس کی ہر بات سے واقفیت پر وہ حیرت کا اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آفرین کہنا یعنی تعریف کرنا۔ جب قائد اعظم زندہ باد کا شور گونجا تو اس نے کہا، جانت ہو ای شور کا ہے، زندہ باغ آئے رہا ہے، یعنی جانتے ہو یہ شور کیا ہے، زندہ باغ آ رہا ہے۔ لوگ، زندہ باغ، باپ رے باپ، پھر تو بھاگنا چاہیے۔ بقرات فخریہ ہنسی کے ساتھ، زندہ باغ سچ مچ کا باغ تھوڑی، مسلمانوں کا راجا۔ باغ کہتے ہیں شیر کو ہندی زبان میں۔ وہ کسان جو معلومات نہیں رکھتے تھے وہ اس بقرات کی بات کو سن کر یہ سمجھے کہ جیسے کوئی زندہ شیر ان کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ڈر گئے، تو ہمیں بھاگنا چاہیے۔ بقرات نے ان پر یہ واضح کیا کہ یہ مسلمانوں کا راجا ہے، یعنی جناح صاحب تشریف لا رہے تھے۔ لیلا پاس ہی کھڑی تھی، باوجود یہ کہ اس کی طبیعت بڑی مزمحل سی تھی، یعنی وہ تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر اس بقراتیت پر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دل میں کہا،
ये बुकरात जिंदाबाद को जिंदाबाग समझा। इसकी मोटी समझ में ये बात आई बड़े पते की। वाकई मिस्टर जिन्ना इस वक्त इंसान की सूरत में ज़िंदा शेर की तरह हैं और मुसलमानों के दिलों पर जिस तरह हुकूमत कर रहे हैं वो कोई राजा भी क्या करेगा। कायदे आज़म की सवारी पास से गुजरी। एक तरफ उन पर फूलों की पंखड़ियाँ बरस रही थीं और उनका चेहरा फूल की तरह खिला जा रहा था। दूसरी तरफ नेशनल गार्ड्स के मुनज़्ज़म दस्तों की चमकती हुई तलवारें, फिर लोगों के चेहरों पर हौसलों वलवलों की चमक, उस पर अल्लाह अकबर, कायदे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के दिल हिला देने वाले नारे। सवारी क्या थी, ऐसा मालूम होता था कि जलालो जमाल मन तू शदम तू मन शुदा हो गए हों। फारसी की एक मिसाल है जिसके मायने हैं मैं तू हो गया तू मैं हो गया। यानी मजमे का जो मंजर था, लोगों का जोश व खरोश और उनकी मोहब्बत जो थी, उससे ये जाहिर होता था कि जैसे कायदे आज़म बन गए हों, सब जिन्ना बन गए हों, क्योंकि उनकी सोच एक हो गई थी। लैला ने महसूस किया कि जो कुछ वो देख रही है उससे मुखलिस के समझने में बड़ी मदद मिलेगी। मुखलिस के दिल में इस मंजर से कितना जोश व वलवला पैदा होगा और उसके हौसले और अज़ाइम अब पहले से भी कितने ज़्यादा बुलंद और मजबूत हो गए होंगे। वो मुसलमान होती तो ज़रूर इसका भी यही हाल होता। नाजिश का भी यही हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि नाजिश के दिल की धड़कन मुखलिस के दिल की धड़कन से हम आहंग होगी। क्या ये बात वो अपने दिल की धड़कन के बारे में भी कह सकती थी? लता हाँफती काँपती आई, यानी घबराई हुई आई। अरे बॉस बॉस, वो बात क्या है, खैरियत तो है? वो कौन? नहीं खैरियत नहीं, वो वही। लैला का दिल बल्लियों उछल पड़ा, यानी बहुत खुशी से एकदम से उसको एक्साइटमेंट फील हुई। वो का मतलब वो समझ गई थी, इन्हें कोई हादसा तो पेश नहीं आया। इलाही खैर, अरे मेरे दिल से ये इलाही खैर क्या निकला। मैं तो खुदा को नहीं मानती, क्योंकि हिंदू थी इसलिए अपने बारे में ये बात कहती है कि मुँह से क्या निकला। वाकई ये इंसान की कमज़ोरी और बेबसी ही है जो उसे खुदा को मानने पर बाज़ वक्त मजबूर कर दिया करती है। कायदे आज़म की सवारी गुजरने के बाद मजमा आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगा, यानी मजमा ख़त्म होने लगा। इरफान मुल्ला ने तस्लीम से कहा, आप कायदे आज़म का दीदार करा दिया। आज मैं वो देखे जो सारा ज़िंदगी देखने नहीं सकते थे। कि उनकी ज़बान थी कि मैंने जो सारी ज़िंदगी में नहीं देखा, कायदे आज़म की सूरत दिखा दी। अल्लाह अकबर, दिल करता मैं यहीं सिजदे में गिर पड़े। जमादार साहब, ये देखने से तो कालू इन्नल्लाह हो न सकते थे। स्मिथ और रमज़े की आपस में मुलाकात हो गई। स्मिथ, आपने देखा? रमज़े, हाँ, अगर मैं खुद ना देखे होता तो समझता लोग बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। स्मिथ, मेरा ख्याल अब तो और भी मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान होके नहीं रुकता। को अभी से ये समझ लेना चाहिए कि आलमी बिसात सियासत जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उस पर ये एक और मोहरा ज़रूर आएगा। उसके आने के बाद बाजी का नक्शा किस तरह बदलना पड़ेगा, इस पर अभी से गौर करना चाहिए। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी वही है जो बहुत दूर की चालें पहले से सोच ले। रमज़े, आज मेरे सारे ख्यालात उलट पुलट हो गए। मुझे असरे नौ नक्शा जमाने में अभी कुछ देर लगेगी। असरे नौ यानी दोबारा से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ ने उन तमाम कैरेक्टर्स को दिखाया है और उनके ज़रिए से ये साबित किया है कि जो उस वक्त के हालात थे, कायदे आज़म जब किसी तकरीब में जाते थे या लोगों के दरमियान जाते थे तो किस तरह का माहौल होता था, किस तरह से लोग खुशी का इजहार करते थे। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।